हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में? और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी चीजें चेक करना जरूरी होती है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करें? आजकल कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टॉक्स के बारे में और कितने स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं। देन व्हाई म्यूचुअल फंड्स? वेल, मुझे 5 साल हो गए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए, पर आज भी मेरे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है और इसके 2 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, करियर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आज मैं 15-20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ और दूसरे कामों के चलते मैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को नहीं ट्रैक कर पाता हूँ, ना ही उनके फाइनेंशियल्स को ट्रैक कर पाता हूँ, देन उन स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होना तय है, मतलब उनका डूबना तय है। इसलिए सिर्फ उतने स्टॉक्स लेता हूँ जितनों को मैं ट्रैक कर पाऊँ। दूसरा रीजन है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा हो सकता है कि जिन स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ फंडामेंटली बहुत ही खराब था जिस पे मेरी नजर नहीं गई है, तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जो पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, जिसको किसी अच्छी कंपनी का फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, उस पर मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। सो दीज आर द 2 रीजंस जिनके चलते मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं एंड आई हाईली रिकमेंड कि सबको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कुछ स्टॉक्स में सारा पैसा रखना साउंड्स अट्रैक्टिव, बट इससे हम अपने कैपिटल को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल देते हैं, विच आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू डू। इसके बाद अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला काम होता है राइट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चूज करना। ब्रॉडली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहला डेट म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होते हैं तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं और ये ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अब क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं तो इनसे हम बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एफडी से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स ये दे देते हैं। सेकंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और ये डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो स्टॉक्स की वोलेटिलिटी थोड़ी इधर भी आ जाती है, तो इन फंड्स में रिस्क लेवल्स थोड़े से हाई होते हैं एंड ऑब्वियसली हाई रिस्क लेवल्स होंगे तो इन फंड्स से रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती हैं। थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो बीच का रास्ता अपनाते हैं। ये थोड़ा पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में, जिससे इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई हो जाती हैं और सेम फंड से आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देखने को मिलती है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है तो नेक्स्ट स्टेप होता है फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना। ये वो कॉस्ट होती है जो म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस के लिए आपको चार्ज करी जाती है। फंड के जितने भी खर्चे होते हैं इंक्लूडिंग फंड मैनेजर की सैलरी, वो सब इसी पैसे से मैनेज होती है। मेजरली ये चार्जेस 1-2% होते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको ईयरली पे करने होते हैं। ये वैल्यू जितनी कम हो सके उतना ही बेहतर रहता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में 1-2% का डिफरेंस भी बहुत बड़ा इंपैक्ट ले आता है। एक बार मैं स्क्रीन पे आके आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ये एक SIP कैलकुलेटर है। लेट्स से हमने 5,000 रुपए मंथली SIP स्टार्ट करी ऐसे फंड में जिसने हमें 13% के रिटर्न्स दिए ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% था तो आपके अल्टीमेट रिटर्न्स जो बनेंगे वो होंगे 11,60,000 रुपए। बट अगर इसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% होता तो अब हमारे रिटर्न्स हो जाते 10,94,000। यानी सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशियो बढ़ने से हमारे रिटर्न्स में 65,000 का फर्क आ गया। बट सिर्फ कम एक्सपेंस रेशियो की वजह से किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट मत कर देना जिसकी कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही उस कंपनी को कोई जानता है। जनरली नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फंड्स एक्सपेंस रेशियो कम रख देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ऑल्सो मेक श्योर फंड्स को कंपेयर करते समय आप सेम कैटेगरी के फंड्स को कंपेयर करो। अलग अलग कैटेगरीज में एक्सपेंस रेशियो की रेंज अलग अलग होती है, तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स को कंपेयर कर रहे हो तो उसको किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड से ही कंपेयर करना, ना कि किसी अलग कैटेगरी के फंड से। थर्ड नंबर पे आपको चेक करनी चाहिए फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। मोस्टली लोग आपको बोलेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेम कैटेगरी के फंड्स ने अगर पिछले 3 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए, बट अगर उसी कैटेगरी में कोई एक ऐसा फंड है जिसने बहुत ही खराब रिटर्न्स दिए, देन पास्ट परफॉर्मेंस हमें कुछ बताना चाह रही है एंड वी मस्ट लुक एट इट। लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स का डेटा अगर अवेलेबल हो तो हमें उसे कंपेयर करना चाहिए। फोर्थ, आपको फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट चेक करने चाहिए। इसे AUM भी बोला जाता है और ये वो टोटल पैसा होता है जो फंड के अंदर होता है जिसे फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा होता है। जब AUM बहुत ही कम होता है तो इससे 2 मेजर इश्यूज होते हैं। A, अगर कभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ पैसा निकालना चाहें तो फंड में लिक्विडिटी के इश्यूज आ सकते हैं। एंड B, कई बार ऐसे फंड्स नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। इसीलिए बहुत ही कम AUM वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं होता है। उसी फंड को आप कैटेगरी के अलग अलग फंड से कंपेयर कर लेना, उनके AUM में डिफरेंस बहुत मेजर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चेक कर सकते हो फंड की रेटिंग्स।
कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फंड्स को रेट करती हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर फंड में कोई खराब प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं तो उसकी रेटिंग को कम कर दिया जाता है। आप फंड की रेटिंग्स को कंपेयर करके अपने डिसीजन को और पक्का कर सकते हो। वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको रेटिंग्स मिल जाएंगी। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, देन सेम म्यूचुअल फंड में आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। रेगुलर, डायरेक्ट, ग्रोथ, IDCW। इन चारों को एक एक करके समझते हैं। रेगुलर ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए जो दूसरों को इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक छोटा सा कमीशन होता है जो हमें पे करना होता है। अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हो, खुद से रिसर्च कर रहे हो, देन आपके लिए ये ऑप्शन किसी भी एंगल से सेंसिबल नहीं है। आपको इसका ऑपोजिट ऑप्शन चूज करना होगा जो कि डायरेक्ट ऑप्शन होता है। इससे आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में कोई एडिशनल पर्सन नहीं होगा एंड दिस विल एंश्योर कि आप कोई एक्स्ट्रा कमीशंस नहीं पे कर रहे हो। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस होते हैं ग्रोथ और IDCW। ग्रोथ ऑप्शन जब आप चूज करते हो तो आपके म्यूचुअल फंड से आपको जितने भी प्रॉफिट्स बने होते हैं वो सारे प्रॉफिट्स म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टेड रहते हैं तब तक जब तक आप उस पैसे को विड्रॉ ना कर लो। इसके थ्रू आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है और आप उसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हो। जबकि IDCW, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, ये एक रेगुलर इनकम ऑप्शन होता है जहां पे फ्रीक्वेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ हिस्सा विड्रॉ करके आपको दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए एक ऑप्शन होता है जिनको रेगुलरली अपने फंड से कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के हिसाब से ये एक बहुत ही पुअर ऑप्शन होता है। तो इसको तभी यूज करना अगर आपको रेगुलरली पैसे विड्रॉ करने की जरूरत हो। आइडियली आपके लिए डायरेक्ट ग्रोथ वाला ऑप्शन ही बेस्ट होता है। आप इनके अलावा जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता देना और मैं ट्राई करूंगा कि सभी टॉपिक्स को मैं कवर कर पाऊं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।